चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 1 है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज़ डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर एंड डी ऑप्शन है ए एंड सी। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड तो होता ही है, साथ ही साथ सर्कुलर भी होता है। सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी उसका खुद का डीएनए होता है, इसी वजह से इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल भी कहते हैं। तो ऑप्शन जो होगा आंसर फर्स्ट का वो डी होगा, ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एंड ऑप्शन सी वल्लीन क्रिस्टी, एंड ऑप्शन डी बोथ आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एंजाइम पाए जाते हैं, ये हम लोग जानते हैं। और F0 F1 पार्टिकल भी प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स 5 कहते हैं, जो एटीपी की सिंथेसिस में मदद करता है। वहीं आउटर मेम्ब्रेन में भी एंजाइम्स या प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट में मदद करते हैं। फाइन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा डी, बोथ आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन एंजाइम्स या प्रोटीन्स दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इन लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस H प्लस आयन और प्रोटॉन एक्यूमुलेट इन, कहाँ पे इकट्ठा होते हैं जब वाटर ब्रेक होता है लाइट रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के प्रेजेंस में। तो वाटर की जो ब्रेकिंग होती है वो ल्यूमिनल साइड में होती है, मतलब कहने का जो थाइलेक्वाइड ल्यूमेन होता है वहाँ पे ब्रेक करता है, और वहीं पे H प्लस आयन एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिससे pH वैल्यू क्या होती है, कम होना शुरू होती है और एक प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा बी, थैलेक्वाइड ल्यूमेन। स्टोमा भी नहीं होना है, साइटोप्लाज्म भी नहीं होना है, बिटवीन आउटर इनर मेम्ब्रेन, ये तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में मिल जाएगा, ऑप्शन डी जो है। तो आंसर बी होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इन अमीबा द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वैक्यूल इज जनरली प्रेजेंट। सैप वैक्यूल, बी है फूड वैक्यूल, और सी है सीडो वैक्यूल, और डी है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो अगर हम देखें अमीबा में सैप वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होगी, सैप वैक्यूल प्लांट में होती है। फूड वैक्यूल प्रेजेंट होगी फूड डाइजेशन के लिए। सीडो वैक्यूल जो है वो कुछ बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होती है, इनको गैस वैक्यूल भी कहते हैं, और ये बायोंसी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो पानी में या किसी दूसरी जगह पे डूब ना सकें, सिंक ना कर सकें। डी है कंट्रक्टाइल वैक्यूल, ये एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है, कई सारे प्रोटोजोन में पाया जाता है, लेकिन यहाँ स्पेशली बात हो रही है फूड वैक्यूल की अमीबा में। तो यहाँ पर डाइजेशन के लिए जो वैक्यूल है, फूड डाइजेशन में मदद करती है, वो है फूड वैक्यूल। तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन इज़ द फैट सoluble पिगमेंट इन क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, ये अलग अलग तरह के प्लास्टिड होते हैं जो प्लांट सिस्टम में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है पहला कैरोटीनॉइड्स, बी है कैरोटीन, सी है जेंथोफिल, और डी है ऑल। तो फैट सoluble पिगमेंट अगर आप एनसीईआरटी उठा के पढ़ेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, ये सभी हैं, कैरोटीनॉइड्स भी हैं, कैरोटीन भी है, जेंथोफिल भी है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब ऑल, जितने हैं सभी के सभी फैट सoluble पिगमेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। एल्यूरोप्लास्ट इज द टाइप ऑफ कलरलेस प्लास्टिड विच स्टोर, ठीक है, क्या स्टोर करता है? प्रोटीन, बी है फैट और ऑयल, सी है स्टार्च, डी है एसिड। तो अगर आप मेज सीड पढ़े होंगे मोनोकॉट में तो वहाँ एल्यूरॉन लेयर वर्ड मिला होगा। तो एल्यूरॉन लेयर इज़ द प्रोटीन रिच लेयर जहाँ पे एल्यूरोप्लास्ट बहुत अबंडेंट अमाउंट में होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एल्यूरोप्लास्ट इस तरह के प्लास्टिड हैं, कलरलेस प्लास्टिड हैं जो कि प्रोटीन को स्टोर करते हैं। तो 6 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। एमाइलोप्लास्ट इज द टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट विच स्टोर्स स्टार्च, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड बेस। तो नाम से समझ में आ रहा है एमाइलोप्लास्ट मतलब एमाइलेज की बात हो रही है, एंजाइम से रिलेटेड वर्ड है, और एमाइलेज वर्क करता है स्टार्च पे, ठीक है।
तो यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट इज़ द टाइप ऑफ कलरलेस प्लास्टिड विच स्टोर रिजर्व फूड, और आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, एमाइलोप्लास्ट इज द टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट विच स्टोर स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। द एंजाइम रुबिस्को विच इज़ अ की एंजाइम ऑफ डार्क रिएक्शन फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है ये एंजाइम? ऑप्शन ए है स्टोमा, ऑप्शन बी है स्टोमल लैमेली, ऑप्शन सी है थाइलाकॉइड, और ऑप्शन डी है इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो रुबिस्को C3 साइकिल में सबसे पहला रिएक्शन जिसे कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं उसको कैटलाइज करता है। इसके अलावा ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी शो करता है फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे में, जिसे C2 साइकिल कहते हैं। तो इसकी लोकेशन अगर देखें, एग्जैक्टली C4 प्लांट की बात नहीं करते हैं, C3 प्लांट की अगर बात करें तो ये आपको मिलेगा स्टोमा में। ठीक है, कहाँ मिलेगा? स्टोमा में मिलेगा। हालांकि C4 प्लांट में वहाँ पर अगर देखा जाए तो दो तरह के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ग्रेनम क्लोरोप्लास्ट और एग्रेनम क्लोरोप्लास्ट। तो रुबिस्को जो प्रेजेंट होता है वो एक्चुअली जो नीचे वाली सेल्स है जिसे हम लोग बंडल शीथ सेल्स कहते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होगा, मीजोसेल सेल में अपसेंट होता है। और नॉर्मली जितने भी C3 प्लांट हैं वहाँ पर जो रुबिस्को है वो C3 प्लांट मीजोफिल सेल के स्टोमा के अंदर प्रेजेंट होगा, मतलब क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में प्रेजेंट होगा। तो ऑप्शन हो गया ए, 8 का ए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। राइबोसोम्स आर, ठीक है, क्या क्वेश्चन है? राइबोसोम्स आर ऑर्गेनल विद इन द ऑर्गेनल, आल्सो कॉल्ड पेलार्डे पार्टिकल, सी है नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल, और डी ऑप्शन दिया ऑल आर ट्रू। तो राइबोसोम ऑर्गेनल विद इन द ऑर्गेनल है, ये तो सही, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, भले ही वो 70s टाइप का हो। और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये ऑर्गेनल है, तो उनके अंदर भी राइबोसोम पाया जा रहा है जो खुद एक ऑर्गेनल है। तो ऑप्शन ए भी सही है। आल्सो कॉल्ड पेलार्डे पार्टिकल, तो जॉर्ज पेलार्डे ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसे पेलार्डे पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, क्यों? क्योंकि इसमें केवल RNA, राइबोसोमल RNA और राइबोसोमल प्रोटीन होती है, इसीलिए इसको राइबोन्यूक्लियो पार्टिकल भी कहते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल आर ट्रू, तीनों बातें सही हैं, ए बी सी तीनों सही हैं, तो इस हिसाब से डी आंसर सही हो गया 9th का। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द लाइजोसोम्स? ठीक है, लाइजोसोम्स के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है? पहला है इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम गोल्गी बॉडी, ये सही है। सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल, ये भी सही है, सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है, लाइसोसोम है। नेक्स्ट है कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम विच आर एक्टिव एट द एसिडिक pH, सही है ये बात भी। प्रोटॉन पंपिंग होती है, प्रोटॉन पंप या प्रोटॉन चैनल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम की मेम्ब्रेन में, जहाँ से एक्टिवली पंपिंग की जाती है H+ आयन की साइटोप्लाज्म टू मैट्रिक्स ऑफ लाइसोसोम, जिससे pH की वैल्यू क्या होती है? कम होती है, तो एसिडिक कंडीशन हो जाती है और एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं लाइसोसोम में। ऑप्शन डी क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म एब्सेंट इन लाइसोसोम, तो ऐसा गलत है। लाइसोसोम में पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है, जैसे प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, ऑटोफेजिक वैक्यूल, अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो अलग अलग तरह का फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी जो है वो गलत होगा। पॉलीमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट इन लाइसोसोम, एब्सेंट नहीं होती है। ठीक है, तो डी का हो गया, 10 का हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। द सिस फेस ऑफ गोल्गी बॉडी आल्सो नोन एज कॉन्वेक्स और फॉर्मिंग फेस नियर द न्यूक्लियस, कॉन्केव और फॉर्मिंग फेस नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सी ए कॉन्वेक्स और फॉर्मिंग फेस नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड डी कॉन्केव और मैच्योरिंग फेस नियर द न्यूक्लियस। सीधा सा आंसर है ए, कॉन्वेक्स और फॉर्मिंग फेस। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? नियर द न्यूक्लियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अपहिल ट्रांसपोर्ट, मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चलता है। कंज्यूम एटीपी, बिल्कुल एटीपी खर्च होती है। लो टू हाई कंसंट्रेशन चलता है, ये भी सही है, मतलब अपहिल ट्रांसपोर्ट वहाँ बोल ही गया है। ऑल आर ट्रू, तो 12 का डी होगा। ठीक है, 12 का डी, ऑल आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 13, फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन नॉट हेल्प इन सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ। Option B, secretion, formation of intercellular junction, and the option C, endocytosis, cell division, and option D, mitochondrial fission and Golgi body budding। तो D तो होना ही नहीं है।
ठीक है। इसके अलावा जो फ्लूइडी नेचर है या इलास्टिक नेचर है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो मदद करता है सिक्रीशन में, एंडोसिटीज़ में, सेल डिवीज़न एज वेल एज सेल ग्रोथ में। तो ऑप्शन ए होगा 13 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ फास्फोग्लिसराइड मॉलिक्यूल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन ए दिया हुआ है फास्फोरस एंड ए फैटी एसिड चेन। ऑप्शन बी है फास्फोरस, ग्लिसरॉल एंड अ फैटी एसिड चेन। फास्फोरस, ग्लिसरॉल एंड टू फैटी एसिड चेन। ग्लिसरॉल एंड टू फैटी एसिड चेन। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि ऑप्शन बी और सी में फास्फोरस, ग्लिसरॉल, ए फैटी एसिड चेन, तो जो फैटी एसिड चेन है वो दो चेन होती है, ठीक है, नॉन पोलर चेन होती है, वो दो होती है और हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है ना। तो ऑप्शन सी होगा फास्फोरस, ग्लिसरॉल एंड टू फैटी एसिड चेन। एक फास्फोरस होता है वो ग्लिसरॉल के साथ जुड़ा होता है और ग्लिसरॉल टू फैटी एसिड चेन के साथ। तो 14 का सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, द नॉन पोलर पार्ट इन लिपिड बाई लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। अभी इसके पहले मैंने बताया कि जो फैटी एसिड चेन है वो नॉन पोलर पार्ट होती है। तो यहाँ पे 15 का आंसर हो जाएगा ए। 15 का ए होगा, ये नॉन पोलर होती है यानी हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है, जबकि ग्लोबुलर हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। तो वहाँ तक तो वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल आ जाते हैं, लेकिन फैटी एसिड चेन क्या करती है, रिपेल कर देती है। तो यही फैटी एसिड चेन जो है ये मेंटेन करती है फ्लूइडिटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। क्वेश्चन नंबर 16, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स द इंटरसेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स विच आर। तो जो सिस्टर्नी वाला पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसके ल्यूमन, इनसाइड द ल्यूमन एक पार्ट होता है और एक आउटसाइड द ल्यूमन होता है। तो जो ल्यूमिनल एरिया होता है वो इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और जो ल्यूमेन के बाहर का एरिया है यानी सिस्टर्नी के बाहर का एरिया है वो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल एरिया होता है जो साइटोप्लाज्म को तरफ फेस करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए होगा, ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, मतलब इनसाइड ईआर एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। बी में भी दिया है लेकिन वहाँ ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म दिया हुआ है और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल इनसाइड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया हुआ है। तो ये नहीं होगा, सी भी नहीं होना है, डी भी नहीं होना, तो आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ACR mainly involved in the synthesis of lipid steroidal hormone synthesis, lipid and peptide hormone, peptides and steroid hormone and only peptide hormones। तो आंसर ए है, सिंपल सा है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पर राइबोसोम सरफेस पे अटैच्ड होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करती है, तो वहाँ प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स बनेंगे, चाहे प्रोटीन बने, चाहे प्रोटीनियस हार्मोन बने या पेप्टाइड हार्मोन्स बने। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवली इन्वॉल्व इन लिपिड एज वेल एज स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस इन केस ऑफ एनिमल सेल्स। ओके, तो 17 का यहाँ पर भी ए ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन इन ग्लाइकोप्रोटीन एंड लिपिड इनटू ग्लाइकोलिपिड्स टेक प्लेस इन द। ऑप्शन है ए लाइसोसोम, बी है प्लास्टिड, सी है गोल्गी बॉडी और डी है वैक्यूल। ध्यान समझिए क्वेश्चन। प्रोटीन का मॉडिफिकेशन मतलब पोस्ट ट्रांसलेशनल जो प्रोसेस होती है, 12th में हम लोग को प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ना है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रोटीन बनने के बाद जो उसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है ना, प्रोटीन इनटू ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ेगा या ग्लूकोज जुड़ेगा तो वो ग्लाइकोप्रोटीन, और उसी तरह से लिपिड के साथ जब कार्बोहाइड्रेट या शुगर जुड़ेगी तो वो ग्लाइकोलिपिड बन जाएगा। ये कहाँ प्रोसेस होती है, तो लाइसोसोम में होती नहीं है, प्लास्टिड में फोटोसिंथेसिस हो रही है ना, या फूड स्टोरेज हो रहा है। वैक्यूल की बात करें तो यहाँ पे वाटर या और दूसरी चीज़ें स्टोर होती हैं। बचा आपका गोल्गी बॉडी, तो गोल्गी बॉडी को हम लोग ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये सोर्टिंग का काम करता है, साथ ही साथ यहाँ मॉडिफिकेशन भी होता है। जब ईआर पे प्रोटीन बन जाता है या एसईआर पर लिपिड बन जाता है तो इसको भेजा जाता है कहाँ, गोल्गी बॉडी में, जहाँ पे इसमें मॉडिफिकेशन होगा। प्रोटीन है तो वो कन्वर्ट हो सकता है ग्लाइकोप्रोटीन में, और लिपिड को कन्वर्ट होना है ग्लाइकोलिपिड में, तो वो कहाँ होगा, गोल्गी बॉडी में ही होगा। तो 18 का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। विच ऑफ द एंजाइम कम्बिनेशन
फाउंड इन लाइजोसोम। लाइजोसोम में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? भाई 50 से ज़्यादा टाइप के एंजाइम्स होते हैं, तो यहाँ पे 50 नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा दिया वही होगा आंसर, सिंपल सा बात है। बट बाइल तो है नहीं, बाइल इज़ नॉट द एंजाइम। तो तीनों ऑप्शन में एक क्लू दे दिया गया है, एक हिंट हमको मिल गया है। ए में भी बाइल है, बी में भी बाइल दिया हुआ है, और सी में वाले ऑप्शन में भी बाइल है एंजाइम के साथ साथ, बट डी में नहीं है। लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस एंड न्यूक्लियसेस। लाइपेजेस लिपिड का डाइजेशन करते हैं, प्रोटीएजेस प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेजेस कार्बोहाइड्रेट का, न्यूक्लियसेस न्यूक्लिक एसिड, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए। तो 19 का हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू स्पेस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। तो ऑप्शन क्या है? ए दिया हुआ है साइड में 69%, और बी ऑप्शन दिया हुआ है 90%, सी दिया हुआ है 79%, और डी दिया हुआ है 59%। तो प्लांट सेल में जो टर्गिडिटी होती है सेल की, या आप कह सकते हैं शेप मेंटेनेंस की कंडीशन है, इसके अलावा आस्मोटिक मेंटेनेंस जो है, कंसंट्रेशन का जो मेंटेन है, वो सब कुछ कौन कर रहा है? वैक्यूल करती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसके अलावा फूड स्टोरेज करती है, पिगमेंट्स स्टोरेज करती है, वाटर स्टोरेज करेगी। तो 20 का हो जाएगा बी, मैक्सिमम यहाँ 90% तक वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 21 पे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प इन स्टोरेज ऑफ केमिकल्स। नहीं होगा, गलत है, कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर है। स्टोरेज ऑफ सैप, ये तो सैप वैक्यूल का काम है जो प्लांट में पाई जाती है। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ये सही होगा। 21 का सी है ना। जैसे आप पैरामीशियम में देखें या दूसरे कुछ प्रोटोजोअन्स में देखें, जहाँ पर इवन यूग्लिना में भी कंट्रक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है, वो एक्सक्रीशन भी करती है और ऑस्मो रेगुलेशन में भी मदद करती है। तो 21 का सी। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया विजिबिलिटी इन सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप डिपेंड्स ऑन द। मगर अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया को देखना चाहते हैं तो अंडर द माइक्रोस्कोप, तो ये किस पर डिपेंड करता है? माइटोकॉन्ड्रियल स्पेसिफिक स्टेनिंग पर, नो स्टेनिंग रिक्वायर, मतलब कोई स्टेनिंग नहीं है, इसी तरह से दिख जाएगा। कैन बी सीन ओनली व्हेन सेल बिकम मैच्योर, सेल मतलब जब मैच्योर हो जाती है। ओनली सीन व्हेन सेल परफॉर्म्स एरोबिक रेस्पिरेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो ऐसा तो कुछ होना नहीं है भाई। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एक अलग तरह की डाई या कलर हम यूज़ करेंगे स्टेन करने के लिए, वो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ रिएक्ट करेगा और माइटोकॉन्ड्रिया हमको कलरफुल दिखेगी। तो 22 का ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। इनर कंपार्टमेंट विच इज़ एक्वस इन नेचर कंटेन द एंजाइम्स ऑफ। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के इनर कंपार्टमेंट की बात हो रही है, ठीक है। विच इज़ एक्वस इन नेचर, जिसको मैट्रिक्स हम लोग कहते हैं, कंटेन द एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो फोर्थ तो नहीं होगा, पहले पक्का है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। ईटीएस का जो पूरा सिस्टम है, चाहे वो साइटोक्रोम हो या F0 F1 पार्टिकल हो, क्रेब्स साइकिल पूरी प्रोसेस मैट्रिक्स में चलती है, तो इसके लिए एंजाइम भी वहीं पर होंगे। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो उसके लिए भी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होंगे। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, यहाँ ध्यान रखना है, पायरुविक एसिड जो साइटोप्लाज्म में बनता है वो एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, जहाँ पर वो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है 23 का। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है। फर्स्ट ए बी सी डी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। तो 23 का डी होगा, फोर्थ गलत है, फोर्थ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ केमिकल्स इन द गोल्गी बॉडी टेक्स प्लेस फ्रॉम सिस टू ट्रांसफेज। नेक्स्ट क्या है? ट्रांसफेज टू सिस फेज, सिस फेज टू सिस फेज, ट्रांसफेज टू ट्रांसफेज। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ ट्रांस टू ट्रांस जाए या सिस टू सिस जाए। ऑप्शन ए या बी में से कोई एक होगा। सिस जो है वो मैच्योरिंग फेज है, ट्रांस जो है फार्मिंग फेज है। आई थिंक सिस टू ट्रांस फेज होगा। 24 का ए। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। ड्यूरिंग रिडक्शन ऑफ वन CO2 मॉलिक्यूल इन डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर इज़ अ नीड फॉर कितने ATP और NADPH लगेंगे एक CO2 को डार्क रिएक्शन में फिक्स करने के लिए? यानी C3 साइकिल जब चलती है
तो भाई 6 टन साइकिल चलती है तब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है, और पर टन में 3 ATP इस्तेमाल होते हैं और 2 NADPH इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक आंसर होगा सी, 3 ATP एंड 2 NADPH। 2 ATP तो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में, सॉरी, रिडक्शन रिएक्शन में, और 2 NADPH इस्तेमाल हो जाते हैं। बचा एक ATP, वो रीजनरेशन वाली प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। तो 25 का सी। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द कॉम्बिनेशन फाउंड इन सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल में कौन सा राइबोसोम का कॉम्बिनेशन पाया जाता है, ये पूछ रहा है। तो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा क्लोरोप्लास्ट हैं, और तो कोई है नहीं। और यहाँ पे 70s टाइप का राइबोसोम होता है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। तो उसकी सब यूनिट्स क्या होती है, 50s एंड 30s होती है। 60 और 40 तो 80s में पाई जाती है, जो यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में राइबोसोम है। तो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा सीधे सीधे, 50s एंड 30s राइबोसोमल सब यूनिट्स। 50-20 होगा नहीं, 30 भी नहीं होगा, 60-40 और 40 और 30 भी नहीं होगा, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो 26 का फर्स्ट हो जाएगा, 50s एंड 30s। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच वन इज़ करेक्टली मैच्ड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिलेटेड टू नगेली, मतलब बायोलॉजिस्ट का यहाँ नाम दिया हुआ है, कौन सा सही है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म दिया था नगेली ने, ये सही है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर और निकोलसन ने दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। सेकंड ऑप्शन दिया है न्यूक्लियस, जॉर्ज पैरेलल। पैरेलल मतलब पैलाडे यहाँ पे शायद है, लेकिन न्यूक्लियस तो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। ये वर्ड हम लोग ने कभी नहीं सुना है, जॉर्ज पैरेलल, ये भी नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया श्वान, ये भी नहीं है। तो श्वान तो जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं वहाँ पे ये टर्म आता है, श्वान सेल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया में बेंडा हैं, कोलिकर हैं, अल्टमान, ये अलग अलग साइंटिस्ट हैं। इनमें से किसी का नाम नहीं दिया है, तो ये भी गलत है। प्लास्टिड रॉबर्ट ब्राउन, ये होगा नहीं। रॉबर्ट ब्राउन तो ऊपर न्यूक्लियस से रिलेटेड है, उसकी डिस्कवरी से। प्लास्टिड में अनहैकेल हैं। तो आई थिंक आंसर 27 का फर्स्ट हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नगेली। नगेली नहीं, टर्म दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ गलत है 27 में। क्वेश्चन नंबर 28, 28 एंड 29 गड़बड़ कर दिया है यहाँ पे प्रिंटिंग में। 28 एक्चुअली क्वेश्चन है और 29 में ऑप्शन कर दिया है, तो हम लोग इसको 28 ही कंसिडर कर रहे हैं। एल्गी हैव अ सेल वॉल मेड अप ऑफ मन्नान्स एंड मिनरल्स, सेलुलोज एंड कैल्शियम पेक्टेट्स, गैलेक्टेंस एंड ऑल ऑफ दीज। आप एनसीईआरटी उठा के पढ़ेंगे तो आप मिल जाएगा कि ये सारे केमिकल्स एल्गी के सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। यानी ए मैनन्स या मिनरल्स, सेलुलोज एंड कैल्शियम पेक्टेट, गैलेक्टेंस। तो 28 का डी, ऑल ऑफ दीज, सारे केमिकल प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं हम लोग। प्लाज्मोडेस्माटा नॉट फाउंड इन, कहाँ नहीं पाया जाता। प्लाज्मोडेस्माटा सेल वॉल, एक सेल से दूसरी सेल के बीच में कनेक्शन का काम करता है, और प्लांट सेल में होगा। तो प्लांट सेल्स कौन सी हैं, मस्टर्ड भी है प्लांट सेल, मैंगो भी प्लांट है, साइकस भी प्लांट है, क्लोरेला प्लांट तो है, बट इट इज़ द यूनिसेलुलर एल्गी, है ना, यूनिसेलुलर है, नॉट मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, इसलिए सी में अपसेंट होगा। तो 30 का सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम आयन पम्प्स रिक्वायर, क्या ज़रूरत होती है। एटीपी, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, अपहिल मूवमेंट, एंड डी दिया हुआ है ऑल। तो सीधी सी बात है, सोडियम पोटेशियम एटीपी ट्रांसपोर्ट जो होता है, एक्टिव पंपिंग होती है, इसके लिए एटीपी भी चाहिए, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी चाहिए। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, दैट मीन्स इट इज़ द अपहिल मूवमेंट, और डी ऑल। तो आंसर सभी सही है, तो इस हिसाब से डी हो जाएगा, ऑल। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। इन ए यंग प्लांट सेल, प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल बोथ प्रेजेंट, मिडल लेमेला प्रेजेंट, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेल वॉल प्रेजेंट। तो डी तो होगा नहीं, पहले ही कंफर्म है, मिडल लेमेला ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। तो 32 का यहाँ पर आई थिंक प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट, जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं या जो ग्रूविंग सेल होती हैं, वहाँ पे सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जब सेल मैच्योर होती है तो देन सेकेंडरी और ज़रूरत पड़ने पर टर्शरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो 32 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट साइटोस्केलेटन फंक्शन।
पहला है मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, शेप मेंटेनेंस, तीनों काम है। तो सेकंड दिया हुआ है मोटिलिटी, शेप मेंटेनेंस एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस में तो कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं साइटोस्केलेटन का। प्रोटीन ट्रांसलोकेशन में हो सकता है, मदद कर सकता है और ट्रांसपोर्ट में, बट सिंथेसिस में नहीं है। देन है मैकेनिकल सपोर्ट, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस। ग्लाइकोजेनेसिस जो है वो सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन है, उसमें भी किसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ग्लाइकोजिनोलिसिस जो है ब्रेकिंग ऑफ ग्लाइकोजन है। ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ये सारे टर्म्स आते हैं। इवन नीचे जो ग्लूकोनियोजेनेसिस दिया है वो भी आता है, तो ये भी नई प्रोसेस है। डी है शेप मेंटेनेंस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होना फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। ये तब होता है जब हमारी बॉडी में किसी भी तरह से ग्लूकोज की कमी हो जा रही है या कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, तब बॉडी क्या करती है, अल्टरनेट पाथवे यूज़ करती है। तो वो फैटी एसिड से या अमाइनो एसिड से या किसी और केमिकल से जो नॉन कार्बोहाइड्रेट है उनसे कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का सिंथेसिस शुरू कर देती है। इन सब में साइटोस्केलेटन कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो ले दे के आंसर बच रहा है 33 का ए, मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी एंड शेप मेंटेनेंस का वर्क करेगी। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन पैलिसेड मेसोफिल सेल्स ओनली, पैलिसेड एंड स्पंजी मेसोफिल सेल ओनली, इन बंडल शीट सेल ऑफ C4 प्लांट एंड डी इन एपिडर्मल सेल। मेरे हिसाब से तो 34 का बी होगा, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी मेसोफिल सेल। पैलिसेड जो पिलर या टॉल सेल्स होती हैं और अपर एपिडर्मिस वाले एरिया की तरफ लोकेट करती हैं, जबकि स्पॉन्जी मेसोफिल सेल जो होती हैं वो लूजली अरेंज होती हैं, स्फेरिकल शेप में होती हैं या ओवल शेप में, और लोअर एपिडर्मिस की तरफ लोकेट करती हैं लीफ में। हालांकि पैलिसेड में नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होता है, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल में कम होता है, बट पाया दोनों में जाता है क्लोरोप्लास्ट। इस हिसाब से 34 का आंसर हो जाएगा बी, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी मेसोफिल सेल। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। फोटो सिस्टम 1 फाउंड इन unstacked region of thylakoid, stacked region of thylakoid, both stacked and unstacked region of thylakoid, एंड डी दिया ओनली इन स्टोमल लैमेली। तो यहाँ पर आंसर जो होगा, फोटो सिस्टम 1 फाउंड इन अनस्टैक रीजन में भी पाया जाता है, मतलब डोमिनेंटली देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अनस्टैक रीजन में होता है, जो अप्रेस्ड रीजन नहीं थैलाकॉइड का वहाँ पर, और स्टोमल लैमेली में भी पाया जाता है। लेकिन डी जो ऑप्शन दिया है उन्होंने, ओनली इन स्टोमल लैमेली, ऐसा नहीं है, स्टैक रीजन में होता नहीं है। सी में बोथ स्टैक्ड एंड स्टैक रीजन नहीं, हम लोग देखेंगे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है इसका। 35 का ए हो जाएगा, अनस्टैक्ड रीजन ऑफ थैलाकॉइड। अगर सिर्फ दिया होता है स्टोमल लैमेली तब आंसर हमारा गड़बड़ हो सकता था, तब ए और डी दोनों मानते हैं। यहाँ दिया हुआ है ओनली इन स्टोमल लैमेली, तो ओनली इन स्टोमल लैमेली ऐसा नहीं है। 36 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट द सीलिया एंड फ्लैजिला। ऑप्शन ए है फ्लैजिला प्रेजेंट इन ट्रेपेनोसोमा एंड यूग्लिना। ऑप्शन बी दिया हुआ है सीलिया एंड फ्लैजिला शो सेम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। ऑप्शन सी है सीलिया इज शॉर्ट बट मोर इन नंबर। डी है फ्लैजिला इज लॉन्ग बट मोर इन नंबर। तो सीलिया फ्लैजुला को अगर देखें तो मॉर्फोलॉजिकली तो डिफ़र करते हैं, बट एनाटॉमिकली ये इंटरनल स्ट्रक्चर इनका सेम होता है, तो बी आंसर तो सही है। और ट्रिपेनोसोमा और यूग्लिना दोनों में पाए जाते हैं, है ना, फ्लैजिला, आंसर ए भी सही है। सी है सीलिया इज शॉर्ट बट मोर इन नंबर, ये भी सही है। सीलिया की संख्या कम होती है और वो ज़्यादा पाई जाती है सरफेस पे, जैसे पैरामीशिया में आप देखिए। डी है फ्लैजिला इज़ लॉन्ग बट मोर इन नंबर, ये गलत है। फ्लैजिला एक या दो या मैक्सिमम 8 हो सकते हैं कुछ एल्गीज़ में, अगर हम लोग देखें एल्गी में वहाँ पे मिल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। सीलिया की तरह इसका नंबर नहीं पाया जाता है। तो 1 हो सकते हैं या कुछ फ्यू हो सकते हैं अगर पाए जा रहे हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, 36 का डी। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। विच वन इज़ नॉट फाउंड इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या नहीं होता? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए प्लस हिस्टोन, आरएनए डीएनए और हिस्टोन, क्रोमेटिन आरएनए एंड न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन। तो
डीएनए भी होता है, हिस्टोन भी होता है, आरएनए भी होता है, क्रोमेटिन तो है ही है, न्यूक्लियोटाइड्स भी होगा, न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म तो होता ही है, साइटोस्केल्टन नहीं होता है। 37 का डी हो जाएगा, साइटोस्केल्टन नहीं है, ये आउट ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर होता है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। नॉर स्टैंड फॉर, नॉर का फुल फॉर्म यहाँ पूछ रहा है। तो पहला है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, बी है न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन, सी है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रेट, और डी दिया हुआ है न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रेट। तो नॉर स्टैंड फॉर आई थिंक न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन, ठीक है। दिस इज द region where the synthesis of rRNA protein actively take place. Not protein, I'm wrong. प्रोटीन नहीं बल्कि rRNA की सिंथेसिस एक्टिवली होती है, साइट ऑफ rRNA उसको बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियोलस को। तो ऑप्शन बी होगा सही, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन, क्योंकि मैंने प्रोटीन बोल दिया था, प्रोटीन की सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होती है यूकैरियोट्स के केस में। प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस पाया नहीं जाता है, तो यूकैरियोट्स के केस में जब mRNA बन जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसको हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर भेजा जाता है, मतलब न्यूक्लियस से बाहर भेजा जाता है, वो साइटोप्लाज्म में आता है और प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी के साथ एसोसिएट करके प्रोटीन बनाता है। तो rRNA की सिंथेसिस जो होती है वो न्यूक्लियोलस में होती है। 38 का बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। विच वन इज़ रॉन्गली मैच्ड, कौन गलत है? PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा, लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन, ह्यूमन DNA 2.2 मीटर लॉन्ग, फिम्बरी इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। कौन गलत मैच है? PPLO को माइकोप्लाज्मा सही क्या है, सही बात है। माइकोप्लाज्मा को हम लोग PPLO या MLO लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, या इट इज़ द जोकर ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन है, 90 सेंटीमीटर तक हो सकती है मैक्सिमम साइज़। ह्यूमन DNA 2.2 मीटर लॉन्ग होता है। टोटल DNA कंटेंट की बात करें हम लोग, सही है। तो डी गलत हो सकता है, फिम्बरी इज़ द एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये गलत हो सकता है। 39 का डी। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन चेन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन लोकेटेड टूवर्ड्स, कहाँ पे दिखाई देती है? अरेंजमेंट। एक्चुअली हम लोग जब डायग्राम बनाते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो कहीं कहीं पे हम लोग जो चेन दिखाते हैं लिपिड की या प्रोटीन की चेन जो एसोसिएट करती है शुगर के साथ, या शुगर की चेन जो एसोसिएट कर रही है लिपिड और प्रोटीन के साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन और लिपिड होती है, तो वहाँ पे जो एसोसिएशन है वो ध्यान रखना है किधर की तरफ होगी, साइटोप्लाज्मिक रीजन की तरफ, न्यूक्लियस रीजन की तरफ, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के फॉर्म में, या आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म अगर कहेंगे तो बात तो एक ही हो जाएगी, इनर साइड में। ट्रांस मेम्ब्रेन मतलब कुछ पार्ट अंदर होगा कुछ पार्ट बाहर होगा, ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या? डी। जो शुगर की चेन होती है लिपिड लेयर के साथ जुड़ती है, या प्रोटीन के साथ, जो एम्बेडेड प्रोटीन होते हैं उनके साथ जो जुड़ती है शुगर की चेन, वो आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होती है। वो मार्किंग का एक तरह से काम करती है, मार्किंग का काम करेगी, मार्कर का सेल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट एंड ट्रांजिशनल मूवमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बिटवीन लिपिड बाइलेयर, ऑप्शन बी दिया विद इन सेम लिपिड लेयर, ऑप्शन सी दिया बिटवीन न्यूक्लियर लैमिना एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर लैमिना का मतलब यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात हो रही है, और डी ऑप्शन दिया हुआ है ए एंड बी बोथ। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट एंड ट्रांजिशनल मूवमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल है क्या? लिपिड मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाई लेयर, दो लेयर की बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और लिपिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो विद इन द सेम मेम्ब्रेन या सेम लेयर हम कहेंगे मूवमेंट भी कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशनल मूवमेंट। और वो दो लेयर के बीच में भी लिपिड मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो दोनों तरह के मूवमेंट शो करते हैं। ये मूवमेंट फ्लूइडिटी मेंटेन करने में मदद करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इसी वजह से फ्लूइडी नेचर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो है वो विद इन द, या सॉरी, बिटवीन लिपिड बाई लेयर होगी, और ट्रांजिशनल मूवमेंट क्या है? विद इन सेम लिपिड लेयर होगी। तो ए और बी दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन हो गया डी, ए एंड बी 41 का।
42 का क्या क्वेश्चन है? शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेल। शिपिंग डिपार्टमेंट मतलब पैकेजिंग करना, देन उन केमिकल्स को पैक करना वेसिकल्स में, मेम्ब्रेनस वेसिकल्स में, और फिर उसकी पैकेजिंग करना, और पैकेजिंग करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करना, सोर्टिंग करना पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे, सेल के अंदर या सेल के बाहर जहाँ भी भेजना है। ये काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी ऑप्शन है राइबोसोम, सी ऑप्शन है लाइसोसोम, और डी ऑप्शन है गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी जो है यही सही आंसर है। इसको हम लोग ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहते हैं। राइबोसोम्स है नहीं प्रोटीन फैक्ट्री, लाइसोसोम्स में जो प्रोटीन्स या दूसरे केमिकल्स उनका डाइजेशन होता है, ये इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में मदद करता है। अगर बाहर से कोई हार्मफुल केमिकल इंटर कर रहे हैं तो लाइसोसोम वहाँ पे भी मदद करता है डाइजेस्ट करने में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियर के साथ अटैच होती है, एक तरह से लिपिड सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस और स्टेरॉयडल हार्मोन की सिंथेसिस में एक्टिवली इन्वॉल्व होती है। जो गोल्गी बॉडी है वही पैकेजिंग का काम करेगा। तो 42 का ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 43। सेकेंडरी सेल वॉल शो सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल अरेंजमेंट इन द ऑर्डर ऑफ। जो सेकेंडरी सेल वॉल है उसको हम लोग S1 S2 S3 से रिप्रेजेंट करते हैं। आप अगर डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो मिलेगा, मैं इस पर वीडियो भी बनाऊंगा। शॉर्ट्स वीडियोस जैसे बना रहा हूँ उसी तरह से वीडियोस भी मैं बनाऊंगा। इन पे सब हर चैप्टर में हर टॉपिक के मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट वीडियोस बनाऊँ जो आप क्विक रिवीजन कर सकें। बहुत डिटेल रिवीजन के लिए अलग वीडियोस बनाऊंगा, बट क्विक रिवाइज अगर करना चाहें, जल्दी समझना चाहें, अगर आपका बेसिक क्लियर है, रिकॉल करना है, तो आप मेरी शॉर्ट वीडियोस को देख सकते हैं। धीरे धीरे डाल रहा हूँ, अभी पूरे चैप्टर्स नहीं हो पाए हैं, बट कई चैप्टर्स के मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है? डायगोनल, वर्टिकल, डायगोनल, देन है डायगोनल, वर्टिकल, वर्टिकल एंड डायगोनल, सॉरी डायगोनल प्लस वर्टिकल है। हाँ, सी में दिया है वर्टिकल, डायगोनल, वर्टिकल, डी दिया हुआ है ट्रांसवर्स, डायगोनल और वर्टिकल। तो अगर आप सेकेंडरी सेल वॉल देखेंगे तो S1 में आपको डायगोनल प्लस वर्टिकल दोनों अरेंजमेंट मिलता है माइक्रोफाइब्रिल्स का, जो सेलुलोज की होती है। और देन वर्टिकल होता है S2 में, देन S3 में डायगोनल आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर 43 का बी होगा। ना ही ए होगा, ना ही सी होगा, ना ही डी होगा। ठीक है, तो 43 का बी हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एंजाइम्स ऑफ लाइजोसोम्स आर एक्टिव एट ला नहीं यहाँ पर होगा, लो पीएच होगा। दिस इज़ डन बाई, मतलब जो लाइजोसोम्स के मैट्रिक्स में एंजाइम प्रेजेंट हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, वो एक्टिव होते हैं लो पीएच पे। तो ये लो पीएच मेंटेन कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है, सेल कैसे करती है, या लाइजोसोम कैसे करेगा? एक्टिव पंपिंग ऑफ प्रोटॉन इन साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी है एक्टिव पंपिंग ऑफ प्रोटॉन इन लाइजोसोम, active pumping of proton from cytoplasm to extracellular area, and the D active pumping of proton in lumen of ER। तो D होगा नहीं, ER में करना नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया से भी कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, साइटोप्लाज्म में भी नहीं करना है। बी ऑप्शन जो है वही सही है, एक्टिव पंपिंग ऑफ प्रोटॉन इन लाइसोसोम। तो साइटोप्लाज्म से प्रोटॉन्स या H+ आयन, प्रोटॉन पंप जो कि लाइसोसोम की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू एक्टिवली पंप किए जाते हैं लाइसोसोमल मैट्रिक्स में। तो जैसे जैसे H+ आयन का अमाउंट लाइसोसोम में बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे पीएच की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो एसिडिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो एंजाइम्स सारे क्या होंगे? एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 44 का बी। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला है मिडल लेमेला हैज़ कैल्शियम पेक्टेट। ठीक है, कैल्शियम या मैग्नीशियम पेक्टेट होता है मिडल लेमेला में। प्राइमरी सेल वॉल फाउंड इन मेरिस्टेमेटिक सेल, ये भी सही है। इसी तरह क्वेश्चन शायद हम लोग ने ऊपर भी देखा था शुरुआत में। प्राइमरी सेल वॉल हैज़ मोर हेमी सेलुलोज एंड लेस सेलुलोज, ये भी सही है। प्राइमरी सेल वॉल हैज़ मोर सेलुलोज लेस हेमी सेलुलोज, ये गलत है। तो पहले दूसरे तीनों ऑप्शन सही हैं। आंसर देखें क्या दिया हुआ है। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ ये तो होगा नहीं। बी फर्स्ट और फोर्थ ये भी नहीं है। सेकंड और थर्ड ये नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा 45 का डी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं हम लोग।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग अबाउट सीलिया एंड फ्लैजिला। देखिए सीलिया और फ्लैजिला का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम है, अभी इसके पहले भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया था, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर डिफ़र करता है, ये ध्यान रखना है कि उनमें साइज़ का वेरिएशन होता है, नंबर का वेरिएशन होता है। सीलिया स्मॉल होता है, ज़्यादा नंबर में होता है। फ्लैजिला जो होता है वो नंबर में कम होता है और साइज़ उसकी ज़्यादा बड़ी होती है, लॉन्ग होता है। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, रॉन्ग स्टेटमेंट हमको देखना है यहाँ पे। बोथ शो 9+2 अरेंजमेंट, ये सही है, 9+2 का होता है। 9 पेरिफेरल फाइबर होते हैं और 2 सेंट्रल फाइबर होते हैं, दोनों बातें सही हैं। बोथ हेल्प इन लोकोमोशन, बिल्कुल मदद करते हैं, सीलिया और फ्लैजिला दोनों। बोथ आर लोकेटेड इन सेम पोजिशन ऑफ द सेल। बोथ कंटेन मायोसिन प्रोटीन एंड नेक्सिन इज द लिंकर प्रोटीन इन सीलिया। नेक्सिन इज द लिंकर प्रोटीन इन सीलिया एंड फ्लैजिला। तो नेक्सिन प्रोटीन होता है, लिंकर प्रोटीन होता है, दो डबलेट के बीच में ऐड करने का मदद करता है। तो फोर्थ तो नहीं होगा, मायोसिन प्रोटीन नहीं होगी, और पोजीशन भी सेम नहीं होती है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ पोजीशन भी सेम नहीं होती है। तो ऑप्शन थर्ड और फोर्थ ये दोनों गलत हैं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 46 का सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन 70s राइबोसोम, ओके, इट्स ए स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट। तो जो भी 70s राइबोसोम है, चाहे वो प्रोकैरियोट में पाया जाता हो या यूकैरियोट में पाया जाता हो, उनको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटिफिकेशन और सोडरबर्ग यूनिट के हिसाब से, तो दो सब यूनिट मिलेंगे, एक लार्जर और एक स्मॉलर। तो यहाँ पूछा है कि स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट कौन सी हैं। तो 60 और 40 तो यूकैरियोट का कम्बिनेशन हो जाएगा, लार्जर और स्मॉलर का। बी हो जाएगा 30 एंड 50s, ये हो सकता है आंसर सही। सी दिया हुआ है 50 एंड 30s, ये भी सही हो सकता है। डी नहीं होगा 40 और 60। एक मिनट, बी और सी में देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। स्मॉलर एंड लार्जर, मतलब बात सही है, इन्होंने बस वर्ड पहले कर दिया है स्मॉलर एंड लार्जर क्वेश्चन में। तो बी का आंसर सही हो जा रहा है, बी वाला 30s एंड 50s। सी भी सही है, लेकिन क्वेश्चन में इन्होंने लार्जर स्मॉलर पहले दे दिया, अगर इसको लार्जर और स्मॉलर करते तब सी हो जाता सही। तो 47 का आई थिंक बी सही है। 30s और 50s आर द स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट ऑफ 70s राइबोसोम प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, इन क्लोरोप्लास्ट एज वेल एज इन प्रोकैरियोट्स। क्वेश्चन नंबर 48, अ सेंट्रोसोम कंटेन्स 2 सेंट्रियोल विच लाई, किस तरह से लोकेट करते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सही है। शो 9+0 अरेंजमेंट, ये भी सही है। वन शो 9+0 एंड अदर शो 9+2 अरेंजमेंट, ये गलत हो जाएगा, दोनों एक तरह का अरेंजमेंट शो करेंगे। बोथ आर विदाउट मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन नहीं होती, ये भी सही है। तो थर्ड वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, उसके अलावा पहला, दूसरा और चौथा जो ऑप्शन दिया हुआ है, इन्होंने आंसर दिया वो सही है। तो 42 का हो जाएगा सी, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ। 42 सॉरी कह रहा हूँ मैं, 48 का फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर नॉट रिलेटेड टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से कौन सा टर्म यहाँ रिलेट नहीं कर रहे हैं। क्रोमेटिन, कैरियोलिम्प, न्यूक्लियर लैमिना, न्यूक्लियोलस, पर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी होना चाहिए नॉट पर, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर लैमिना और न्यूक्लियोप्लाज्म। और डी है क्रोमेटिन, फैकल्टेटिव क्रोमेटिन और यू क्रोमेटिन। इनमें से कौन सा टर्म नहीं रिलेट कर रहा है। तो क्रोमेटिन भी पाया जाता है न्यूक्लियस में, कैरियोलिम मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर लेमिना मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑप्शन ए में। बी में न्यूक्लियोलस तो पाया जाएगा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस नहीं होना चाहिए, ये वर्ड नहीं आता है न्यूक्लियस जब हम लोग पढ़ रहे हैं। सी क्या है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर लेमिना, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म का कैरियोलिम्प एक ही बात है। डी है क्रोमेटिन, फैकल्टेटिव क्रोमेटिन वर्ड भी यूज़ होता है।
और यूक्रोमेटिन वर्ड भी यूज़ होता है। तो 49 का हो जाएगा बी। ये जो दिया हुआ है इन्होंने पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये वर्ड यहाँ पे नहीं आएगा। 49 का बी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। इन द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम है जिनके दोनों आर्म इक्वल होते हैं, क्योंकि सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या होती है, बीच में होती है, ठीक है, मिडल ऑफ द पोजीशन होती है। तो ऑप्शन क्या है, सेंट्रोमियर इज मिडल, पी एंड क्यू आर्म्स आर इक्वल, सेंट्रोमियर इज मिडल, पी एंड क्यू आर्म्स आर नॉट इक्वल, सेंट्रोमियर इज टर्मिनल, पी एंड क्यू आर्म्स आर इक्वल, सेंट्रोमियर इज absent। तो टर्मिनल पोजीशन पे होगा तो पी और क्यू आर्म्स तो इक्वल होने नहीं है। तो चारों ऑप्शन में से ए सही है, सेंट्रोमियर मिडिल पोजीशन पे होगा, पी और क्यू आर्म्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट क्रोमोसोम, इनमें से कौन सेट क्रोमोसोम है। सैटेलाइट क्रोमोसोम की बात हो रही है, जहाँ न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन लोकेट करता है। 13 वाला भी होता है, ये तो होता है 13 वाला। कौन कौन से हैं ये ध्यान रखना, 13 होता है, 14 होता है, 15, 21 एंड 22, ठीक है। 1 नहीं होगा, ए में 1 दिया हुआ है तो ये नहीं होगा, और 23 भी नहीं होता है। देन बी में 13, 14, 15, 21 ये चारों हैं। सी में दिया हुआ 22, 21, 13 और 3, तो फिर 3 आ गया और 22 आ गया। 1, 2, 3, 4 इसमें भी ध्यान रखना है 3 होता है, 1, 2 और 4 नहीं है। तो 51 का ऑप्शन कौन सा होगा, बी हो जाएगा, 13, 14, 15 और 21। सेट क्रोमोसोम्स कौन कौन से हैं, एक तो 13 होता है, दूसरा 14, 15, 21 और 22 होता है। तो सी में 22 हाँ दिया हुआ तो है, 21 भी दिया हुआ है, 13 भी दिया हुआ है और 3 भी दिया हुआ है, तो 3 तो नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 51 का बी, 13, 14, 15 एंड 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद तो कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, पॉलीटीन क्रोमोसोम आल्सो नोन एज, ठीक है, पॉलीटीन क्रोमोसोम को और क्या कहते हैं। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम जो है उसको सलाइवरी ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट्स में सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। ये जायंट क्रोमोसोम में आते हैं, पॉलीटीन और लैम्प्रुश क्रोमोसोम। तो इनको हम लोग सलाइवरी क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ही है ए, सलाइवरी क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं इसका। और क्या है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम और होमोलोगस क्रोमोसोम। तो आल्सो नोन बाई सलाइवरी क्रोमोसोम। तो ये कुछ 52 क्वेश्चंस थे चैप्टर सेल के। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग और भी डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ अलग अलग चैप्टर्स के। शॉर्ट वीडियोस मीनवाइल बनते रहेंगे इसी तरह से, चैप्टर वाइज चैप्टर। आप लोग इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लॉन्ग एमसीक्यू वीडियोस में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।